गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए पढ़ेंगे हम आज के करंट अफेयर्स। आपका पहला प्रश्न है, शानदार तरीके से आप इस करंट अफेयर्स को पढ़िए और लिखिए। बढ़िया प्रश्न मिलेगा और आपको शानदार परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर्स हैं, है ना। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है या वहां शुरुआत की है, यह बताना है। अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर? गुजरात के। भारत का पहला है यह अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। कहां किया है? गांधीनगर में किया। गांधीनगर इज द राइट आंसर। गांधीनगर बिल्कुल सही जवाब है। गांधीनगर में इसकी घोषणा बजट में निर्मला सीतारमण ने किया था। निर्मला सीतारमण ने बजट में इसकी घोषणा की थी, अब इसको शुरू कर दिया गया। ये पहला भारत का अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। केंद्रीय बजट 2020-21 में, है ना, इसको जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFFC लिमिटेड की स्थापना की घोषणा की गई थी, है ना। इसकी स्थापना की घोषणा निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में किया था। तो अब इसके उद्घाटन हो गया। आपसे यही प्रश्न बनेगा, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहां लॉन्च किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात में। और इसकी घोषणा पहले ही की गई थी, इसलिए निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया था 2021 के बजट में। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि गांधीनगर को एक और जो है बेहतरीन नामों से जाना जाता है। गांधीनगर को क्या बोलते हैं? गिफ्ट सिटी। गांधीनगर को गिफ्ट सिटी नाम से जाना जाता है। गिफ्ट सिटी। गांधीनगर को क्या कहते हैं? गिफ्ट सिटी के नाम से भी गांधीनगर को जानते हैं। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी, आपको याद होना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। तो ये ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना कहां की गई है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, गिफ्ट सिटी ध्यान रखिएगा। गिफ्ट सिटी किसे कहते हैं? गांधीनगर को। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को। गॉड ओवन कंट्री केरल को। गॉड ओवन कंट्री केरल को कहते हैं, यह याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, मानव तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? मानव तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग। कब मनाया जाता है यार? तो 30 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाते हैं। 30 जुलाई इज द राइट आंसर। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानव तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है ना? कब? 30 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अब थोड़ा इसके इतिहास के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है ना, अंतरराष्ट्रीय दिवस है, यह मनाया जाता है व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व जो है दिवस के रूप में। 2013 में महासभा ने मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसके अधिकारों के लिए 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया था, है ना। कब नामित किया था? 13 जुलाई 2013 में, है ना, 30 जुलाई के दिन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन के रूप में, है ना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 2013 से। 2013 से इसकी शुरुआत हुई। और ये इसकी किसने शुरुआत की? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने के द्वारा यह शुरुआत किया गया, घोषणा किया गया। यह भी याद रखेंगे किसने शुरू किया? 2013 से शुरू है
और 30 जुलाई को प्रतिवर्ष किसके? मानव तस्करी के विरुद्ध, मानव तस्करी के खिलाफ, है ना, ये मनाया जाता है। मानव तस्करी, तस्करी का मतलब होता है मानवों का खरीद बेच, ये सब जो है तस्करी ना हो। इस बार तस्करी रोधी, मानव तस्करी रोधी दिवस 2022 की थीम क्या है? प्रौद्योगिकी व उसका उपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। थीम, इस बार की थीम क्या है? 2022 की थीम याद रखेंगे, 2022 की थीम, तो 2022 की थीम है प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग बेहद महत्वपूर्ण है, ये आपसे प्रश्न में होगा। 2022 की थीम क्या है? प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। तो ध्यान रखिएगा, मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2013 से शुरू, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, और ये लगातार 30 जुलाई को मनाया जा रहा है। 2022 की ये थीम है। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत को क्या किसे नियुक्त किया गया है? क्या? प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा इज द राइट आंसर। आप लोग बताइए, अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो है बांग्लादेश ने भारत में किसको अपना उच्चायुक्त या राजदूत जो नियुक्त किया है? बांग्लादेश ने भारत में किसे नियुक्त किया है? आप ये बताइए। जबकि भारत ने अभी कर दिया, प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण, इनका काफी अनुभव है प्रणय वर्मा को। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी, है ना। तो इन्होंने वाशिंगटन डीसी, राजदूत प्रणय कुमार ने काठमांडू, हांगकांग, सैन फ्रांसिस्को, बीजिंग में राजनयिक पदों पर काम कर चुके हैं, ये है ना। वर्मा विदेश सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं। ये विदेश सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं। विदेश सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं, ये याद रखिएगा। और इनका काफी अनुभव है। बांग्लादेश में भारत ने अपना राजदूत नियुक्त किया है। अच्छा, विदेश मंत्री कौन है भारत के? विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिल्कुल सही, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री। अच्छा, दुनिया के देशों में राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? कौन करता है राजदूतों की नियुक्त? ये भी बताइए। राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने। किसी देश में राजदूत को नियुक्त करना हो तो राष्ट्रपति करेंगे। भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लिम्का स्पोर्ट के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसे अपने साथ करार किया है? तो कोका कोला ने नीरज चोपड़ा के साथ। नीरज चोपड़ा को क्या कर दिया? लिम्का स्पोर्ट्स ने क्या किया है, जो कोका कोला कंपनी का है, किसके साथ करार किया है? नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को क्या किया है? नियुक्त किया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीरज चोपड़ा को दुनिया के सबसे बड़े बेवरेज उत्पादक कंपनी कोका कोला अपनी पॉपुलर ड्रिंक लिम्का का नो फीज और लो शुगर अवतार लिम्का स्पोर्ट एक नया आ रही है। फीज यूज लाती है ना, तो इसका नया एक और ला रही है। अब फीज यूज पी के लोग बोर हो चुके हैं, अब नया पीने वाला चीज आ गया। क्या आ गया? लिम्का स्पोर्ट्स, नया बेवरेज, ये नया ब्रांड आ रहा है। किसका है ये? कोका कोला का है। कोका कोला, है ना। क्या नाम है इसका? लिम्का स्पोर्ट। लिम्का स्पोर्ट जो है, तो ये याद रखेंगे। और इसी के प्रचार के लिए, किसके लिए? प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए किसके साथ करार किया है? नीरज चोपड़ा के साथ करार किया है। तो नया अवतार, लो शुगर नो फीज, नो फीज लो शुगर, ये लाया जा रहा है। तो चलिए ये ध्यान रखेंगे कोका कोला का। अगला प्रश्न, भारत को किस देश से 2 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है ना, याद रखेंगे ये वाला। किससे प्राप्त हो रहे हैं? अमेरिका से। ये लड़ाकू हैं। भारत को किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हो रहे हैं? तो प्राप्त हो रहे हैं अमेरिका से, खरीदा जा रहा है।
अमेरिका से ये खरीदा जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 2 और किसने खरीदा है? भारतीय नौसेना रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। अपनी समग्र लड़ाकू क्षमता बढ़ाने का प्रयास के तहत हेलीकॉप्टर खरीद रही है। साथ ही नौसेना को प्राप्त हुए इस श्रेणी के हेलीकॉप्टर की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है। नौसेना अपनी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने का प्रयास के तहत हेलीकॉप्टर खरीद रही है। तो इस तरीके से यह खरीदा है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने। अब कुल संख्या इस प्रकार के हेलीकॉप्टरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? अब कुल 5 हेलीकॉप्टर हो जाएंगे। कुल कितने हेलीकॉप्टर हो जाएंगे? 5 हेलीकॉप्टर हो जाएंगे इस श्रेणी के। और नौसेना अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए इसको खरीद रही है। लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन है ना, कौन बता रही है? लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन। लॉकहीड अमेरिका की और दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन, इसका नाम है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन। ये इसको बना के दे रही है की ओर से। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे कुल 24 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति 2025 तक होगी। तो अब तक तो 5 हो गई। 2024 तक ऐसे हेलीकॉप्टर कितने मंगाए जाएंगे भारत से? 2024 तक कुल कितने? 25 हेलीकॉप्टर। 2024 तक कितने हेलीकॉप्टर मंगाए जाएंगे? 25। बेहद महत्वपूर्ण है। 24, सॉरी, इसको आप थोड़ा बदलना, ऐसे नहीं है। दो 2025 तक 24 हेलीकॉप्टर, उल्टा लिख दिया था मैंने, है ना। 24 हेलीकॉप्टर 2025 तक और आएंगे। 5 आ चुके हैं। तो अमेरिका ये ध्यान रखेंगे, अमेरिका से आएगा। अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर भी कहां से लिए खरीदे गए हैं? चिनूक हेलीकॉप्टर भी लिए गए हैं। कहां से? अमेरिका से। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, है ना। बाघों की आबादी और बाघों के महत्व को उजागर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे, 29 जुलाई को। वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण और उसकी लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर बाघों को बचाने एवं लुप्त हो रही प्रजाति के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए तो ये किया जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण बात है, याद रखेंगे। वैश्विक स्तर पर बाघों की लिप्त हो रही 29 तारीख को प्रतिवर्ष मनाया जाता है बाघ दिवस, टाइगर डे। इसका मुख्य उद्देश्य है, यही इसका मुख्य उद्देश्य भी है। वर्ल्ड टाइगर डे की शुरुआत 2010 से हुई, जब 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में समिट हुई थी। शुरुआत 2010 से, और 2010 में ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों के लिए सम्मेलन हुआ था। बाघों के लिए सम्मेलन हुआ था तब से। तो 2010 से यह मनाया जा रहा है टाइगर डे। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 के लिए इस वर्ष का थीम क्या है? अगर हम बात करें थीम की, विषय है ना, विषय
तो आप लोग विषय याद रखेंगे, विषय है ना। 2022 का बाघ दिवस का विषय है बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए, थोड़ा लंबा चौड़ा है, बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए, बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। यही इस बार का विषय है, यही इस बार का क्या है, विषय है। बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। सबसे ज्यादा बाघ भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ कहां है, भारत में। 2019 की जनगणना के अनुसार 2967 बाघ हैं भारत में, भारत में। और भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं। मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, बाघ राज्य। बाघ राज्य मतलब टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाघ राज्य टाइगर स्टेट कहते हैं। सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में बाघ कितने हैं, 526। इसके बाद कर्नाटक में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, कैलाश सांखला टाइगर मैन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला कहते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। बंधन बैंक ने कहां पर अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है, कहां किया करेंसी चेस्ट स्थापित, बंधन बैंक ने। तो बंधन बैंक ने अपना करेंसी चेस्ट स्थापित किया है पटना में। इसका उत्तर हो जाएगा ए, बंधन बैंक है ना। पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है पटना, पटना इज द राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको पढ़ के याद रखेंगे। बंधन बैंक ने पटना पे अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है, पटना के दीदारगंज में। कहां पर, पटना के दीदारगंज में स्थापित किया है। पटना के दीदारगंज में स्थापित किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। करेंसी चेस्ट क्या है, आम लोगों को, एमएसएमई और छोटे व्यापारी को जरूरत पड़ने पर बैंक शाखाओं और एटीएम से करेंसी नोटों की आपूर्ति में मदद करेगा। छोटे छोटे लोगों क्या करेगा ये, आम लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए, आम लोगों एवं छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नोटों की आपूर्ति, नोटों की आपूर्ति पर करेगा, जरूरत पड़ने पर आपूर्ति करेगा। तो ये इसलिए एक पोस्ट जो है ना, करेंसी चेस्ट खोला गया है, यहां से इसकी आपूर्ति किया जा सके। बंधन बैंक एमडी और सीईओ है सीएस घोष, है ना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, पटना में एक खोलेगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की जगह किस देश में एशिया का कप 2022 खेला जाएगा। एशिया कप 2022 श्रीलंका की जगह कहां खेला जाएगा। श्रीलंका में उसकी जो हालत खराब होने के कारण इसको बदला गया है, और यह श्रीलंका की जगह किस देश में, तो ये हो जाएगा, अब हो जाएगा यूएई में। यूएई मतलब संयुक्त यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, श्रीलंका से हटाकर यूएई में कर दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण, आप लोग याद रखिएगा। कब से कब तक खेला जाएगा, यह खेल का अधिकार श्रीलंका के पास ही रहेगा, लेकिन श्रीलंका में नहीं होगा। यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में है ना, T20 फॉर्मेट है, T20 एशिया कप है। 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक
T20 फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में कब से कब तक होगा? 27 अगस्त से शुरू होगा और 11 सितंबर 2022 तक चलेगा। 27 अगस्त 11 सितंबर 2022 तक, तो इस समय तक ये चलेगा और यूएई में होगा। क्या? एशिया कप T20। तो ये संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा, यूएई इसका आंसर होगा। लेकिन इसका अधिकार जो है श्रीलंका पास है, श्रीलंका के पास अधिकार रहेगा, खेल का अधिकार इसी के पास रहेगा, है ना, खेल का अधिकार श्रीलंका के पास ही रहेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। यूएई की राजधानी कहां है? यूएई की राजधानी है आबू धाबी। आबू धाबी, ये भी याद रखेंगे। T20 विश्व कप भी कहां हुआ था? T20 विश्व कप जो हुआ था वह भी यूएई में ही हुआ था। यूएई दुबई में ही, दुबई में बुर्ज खलीफा, दुबई में बुर्ज खलीफा 829 मीटर ऊंचाई है ना। T20 विश्व कप, T20 विश्व कप यूएई में हुआ था, होना था भारत में, लेकिन कोरोना कारण वहां से शिफ्ट होकर कहां हो गया? यूएई में ही हुआ। तो T20 विश्व कप भी यूएई में ही करवाए गए थे। तो सारे प्रश्न याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, है ना? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु की सरकार ने शुरू की है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु की सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है। 2022-23 के दौरान राज्य भर में कक्षा 1 से 5 में 2022-23 के दौरान राज्य भर में 1 से 5 के 1.14 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 1545 सरकारी विद्यालयों में यह योजना पहले चरण में लागू की जाएगी, है ना। 2022-23 के दौरान 1 से 5वीं कक्षा, 2022-23 के दौरान क्लास फर्स्ट से कितने तक? 5वीं तक, 5वीं तक 1.15 लाख बच्चों को लाभ दिया जाएगा, है ना। यह बात याद रखना है। और यह पहले चरण में कितने स्कूलों में लागू होगा? तो पहले चरण में लागू होगा 1545 सरकारी स्कूलों में। (1545) सरकारी स्कूलों में लागू, स्कूलों में पहले चरण में, पहले चरण 1545 सरकारी स्कूलों में पहले चरण में लागू होगा। तो ये ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु की सरकार ने शुरू किया है। प्रत्येक छात्र को सब्जियों के सांभर के साथ 150 से 500 ग्राम नाश्ते का पका हुआ भोजन, 150 से 500 ग्राम, 150 से लेकर 500 ग्राम नाश्ता का भोजन दिया जाएगा, नाश्ते का भोजन दिया जाएगा। ये याद रखना है, इतना जो है बच्चों को दिया जाएगा नाश्ते का भोजन। सप्ताह में कम से कम 2 दिन स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाज से बना नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले सरकारी स्कूल के छात्रों को मिड डे मील भोजन प्रदान करना शुरू किया था। यह तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य है जहां पर मिड डे मील योजना शुरू किया गया था। सबसे पहले मिड डे मील तमिलनाडु में ही शुरू हुआ था।
तमिलनाडु में। सबसे पहले मिड डे मील योजना तमिलनाडु में शुरू की गई थी, ध्यान रखना है ना। उसके बाद तमिलनाडु की राजधानी कहां है? चेन्नई है। और इसके सीएम कौन है? आर.एन. रवि। चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह भी है, कृत्रिम बंदरगाह है। और इसके एम.के. स्टालिन सीएम है, एम.के. स्टालिन। और राज्यपाल है आर.एन. रवि, आर.एन. रवि। किस सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? महतारी, देखो किस मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत की है, तो ये आपको बताना है। तो यह शुरू किया गया छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। नाम याद रख लेना, महतारी, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए और उनसे संबंधित है ना। अब राज्य महिला आयोग के माध्यम से, यह किसके माध्यम शुरू हो रहा है? राज्य महिला आयोग के माध्यम से। राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग के माध्यम से शुरू किया जाएगा, माध्यम से शुरू किया जाएगा, किया जाएगा, है ना। ये बात याद रखना है। राज्य के जो महिला आयोग है वही इसको शुरू करने जा रही है। इसमें होगा क्या? तो महिला आयोग की पहल पर, राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, प्रदेश छत्तीसगढ़ की प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, उनके संवैधानिक अधिकारों, है ना, इनके जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान के द्वारा जो दिया गया अधिकार है, उन संवैधानिक अधिकारों और साथ साथ कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने तथा कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने, महिलाओं को कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उसमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से, और उसमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से, आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, शुरू किया गया है। आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से इसमें शुरू किया गया है, यह बात याद रखना है। अब इसको शुरू कहां से किया गया है, यह बात याद रखना है। इसको शुरू किया गया है, इस महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत इनके जो दुर्ग जिले हैं, दुर्ग जिले के पाटन बड़ा के करसा गांव से शुरुआत कहां से हुई है? शुरुआत, हम यहां शुरुआत की बात करेंगे। शुरुआत जो हुई है वो दुर्ग जिले के करसा गांव से, करसा गांव से, दुर्ग जिले के करसा गांव से इसकी शुरुआत हुई है, यह बात याद रखना। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहते हैं, है ना, जिसमें महिलाओं के लिए शुरू की गई उनके यह योजना भी देश में अपनी तरह की एकमात्र योजना है ना। इसमें महिलाएं जागरूक होंगी, उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी मिलेगी, वो अपने हक के लिए लड़ सकेंगी, है ना। छत्तीसगढ़ की जो है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है? नया रायपुर, या नया रायपुर कहिए, या इसको कह सकते हैं अटल नगर, अटल नगर, अटल नगर, इसको अटल नगर भी कहते हैं, यह भी याद रखना है। इनके राजधानी को अटल नगर कहते हैं। इसके अलावा इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, सीएम भूपेश बघेल, भूपेश बघेल सीएम है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? या इस राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य की महिला आयोग के अध्यक्ष है
महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो है किरणमयी नायकी। किरणमयी नायकी। तो छत्तीसगढ़ राज्य की महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो है किरणमयी नायकी। तो ये याद रखना आपको लोगों, बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, एमपी से अलग करके। किस राज्य से अलग करके? एमपी से अलग करके बनाया गया था। तो पूरी बातें जानकारी रखिए, इस तरीके की चीजों को पढ़िए और इस सारी बातों को लिखिए। बहुत सारे स्टैटिक जीके वगैरह के प्रश्न आते हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है ना, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। और सबसे नया गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी कहां है? छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, है ना। तो दो चीजें ध्यान रखेंगे, इंद्रावती और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ जो है लैंड लॉक्ड राज्य है। चलिए इसी के साथ हम आज का करंट अफेयर्स में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। सभी को इसके हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।